हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 100 सवाल करेंगे आपके, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, उत्तराखंड पुलिस पटवारी लेखपाल। देखिए, इस जो पोस्ट हैं इसमें काफ़ी बच्चे जो दोस्तों नए हैं, जो वर्तमान में तैयारी नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल किताबों को पढ़ नहीं रहे हैं, तो वो बच्चे ऐसी गलती ना करें। वो सपना उनका सपना ही रह जाएगा। इसलिए जो समय है, हम इसीलिए दोस्तों जीएस का वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि जो समय है दोस्तों, ये तैयारी करने का है। बाद में तो दोस्तों फिर एग्जाम होंगे और रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट किसका आएगा? जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों डेली तैयारी में लगे रहिएगा अपने। ठीक है। तो आज की जो सीरीज है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रखे गए हैं, एग्जाम में पूछे गए। तो डेली आपके लिए दोस्तों ऐसी भी वीडियो मिल जाएगी जिसमें 100 सवाल होंगे, क्योंकि कल आपने कहा कि ऑप्शनल वाले सवाल रखिएगा सर। तो आज जो है ऑप्शनल वाले सवाल ही रखे गए हैं। और ये जो है इस समय जो दोस्तों एग्जाम, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है, वो पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और उत्तराखंड पुलिस। देखिए, एसआई में सबसे अच्छा चांस है इस बार। 100 नंबर का पेपर है एसआई में, और फिजिकल के पीएचटी के भी नंबर नहीं है। तो देखिए, 100 नंबर का ही रिटर्न बेस पे ही सिलेक्शन होगा एसआई में, ये अभी भी हम आपसे बता रहे हैं। एसआई का अगर आप 90 नंबर का टारगेट रख के चलेंगे, और फिजिकल में 60 नंबर भी लिए आते हैं, 70 नंबर भी, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन रिटर्न में आपको नंबर लाने पड़ेंगे, तभी सिलेक्शन होगा एसआई में। दोस्तों, 4600 ग्रेड पे की जॉब है एसआई, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर 2 स्टार की जॉब है, और मात्र 100 नंबर का पेपर देके आप एक एसआई बन जाएंगे दोस्तों। लोअर पीसीएस वाले को दोस्तों लगभग 4-5 पेपर फेस करने पड़ेंगे, और उसके बाद इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब जाके उनको 4200 ग्रेड पे की जॉब मिलेगी। तो इस बात को आप दिमाग में रखो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं, पहली बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, छोटे भाई बहन को जरूर जोड़ना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, आज का हमारा हिंदी का पहला क्वेश्चन चलेगा। हिंदी चलेगी 20 नंबर की, उसके बाद 40 का उत्तराखंड और अदर जी के भी रखा गया है दोस्तों पूरा आज। ठीक है। तो विज्ञप्ति शब्द हिंदी में आया। देखिए, विज्ञप्ति शब्द क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदी में जो आया किस भाषा का है दोस्तों। विज्ञप्ति शब्द जो है इन्होंने पूछा है, तो आपको बताना है कि अंग्रेजी भाषा का है, या संस्कृत का है, या पाली भाषा का, या कन्नड़ भाषा का। तो जल्दी से दोस्तों आंसर ड्रॉप करेंगे। विज्ञप्ति शब्द हिंदी में आया है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर? पहले का आंसर दोस्तों हो जाएगा 1 का बी आंसर। तो दोस्तों विज्ञप्ति जो शब्द आया है, ये आया है आपकी संस्कृत भाषा का। तो इसको आप याद रखेंगे, और एग्जाम में क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा गया है कि विज्ञप्ति शब्द किस भाषा का है, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। यूकेएसएससी द्वारा पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्न में से उसमें व्यंजन है। देखिए, उसमें व्यंजन बताना है आपको कौन कौन से हैं। योर और लोवो है, सौ है, थो दो धो, और छो त्रो गो भो। तो जल्दी से बताने हैं दोस्तों उसमें व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन से हैं। जल्दी से इसका आंसर ड्रॉप करेंगे आप सभी लोग। थोड़ा स्पीड से चलेंगे दोस्तों, कि आपकी तैयारी जो है कम समय में ज़्यादा सवाल मिल जाए, क्योंकि ऑप्शन वाले में समय लगता है। 2 का आंसर दोस्तों क्या बन जाएगा? 2 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी। देखिए, उसमें व्यंजन वो होते हैं जिनके बोलने से हमारे सांस निकलती है मुंह से, या वायु निकलती है। सौ हो बोल के देखेंगे तो आप इसका आंसर खुद लगा देंगे कि वायु की आवाज़ आती है तो उसमें व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, कादम्बरी किसकी रचना है। देखिए, कादम्बरी किसकी रचना पूछा गया है, तो ऑप्शन है आपके पास शूद्रक की, दंडी की, भास की, या वाणभट्ट की। तो जल्दी से आंसर ड्रॉप करेंगे, कादम्बरी किसकी रचना है। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 क्वेश्चन का? तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। और कादम्बरी किसकी है दोस्तों रचना? यह है बाणभट्ट के द्वारा लिखित एक रचना। इसको याद रखेंगे। सारे क्वेश्चन जो आज रखे गए हैं यूकेएसएससी द्वारा पूछे गए सारे सवाल हैं दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए इंपॉर्टेंट सवाल रखे गए हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल कहता है, चपला शब्द का पर्यायवाची है। तो चपला शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है कि बालिका है, सेविका है, पुत्री है, या बिजली है। तो समझ चुके होंगे दोस्तों, बेसिक सवाल है। चपला किसका पर्यायवाची होता है? 4 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। और 4 चपला किसका पर्यायवाची हो जाएगा? चपला होता है दोस्तों बिजली का। चपला, चंचला, चालक, ये किसके होते हैं दोस्तों? ये बिजली के। तड़ित, ये सब पर्यायवाची बिजली के होते हैं। 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा कहता है, रसोई घर शब्द में कौन सा समास है। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि रसोई घर में बताना है कौन सा समास है। अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व समास, या तत्पुरुष समास। बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि रसोई घर देख के दोस्तों आपने आंसर बना लिया होगा। जल्दी से आंसर ड्रॉप करेंगे सभी लोग। रसोई घर का क्या हो जाएगा दोस्तों? रसोई घर का हो जाएगा 5 का आंसर नंबर डी, तत्पुरुष समास। कैसे बनेगा? देखिए, इसको तोड़ के हमने बताया कि सबसे पहले समास कभी भी पूछें तो तोड़ना चाहिए आपको। तो इसका टूटेगा दोस्तों, रसोई के लिए घर। ठीक है दोस्तों, रसोई के लिए घर बनेगा, या रसोई का घर। ठीक है, तो ये बनेगा। या तो के लिए का शब्द आ रहा है, तो तत्पुरुष में के लिए आता है, तो हो जाएगा। द्वंद्व नहीं होगा दोस्तों, रसोई डैश घर नहीं होता है, कर्मधारय भी नहीं बनेगा, अव्ययी भाव भी नहीं बनेगा। छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है, देवालय शब्द में कौन सी संधि है। देवालय शब्द में संधि बतानी है आपको। कौन सी संधि है देवालय शब्द में? दीर्घ संधि, गुण संधि, स्वर संधि, या व्यंजन संधि।
तो जल्दी से आंसर ड्रॉप कर देंगे। देवालय शब्द में कौन सी संधि है? देखिए देवालय में हो जाएगी आपके 6 का आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। तो दीर्घ संधि बनेगी दोस्तों देवालय में, आंसर नंबर ए। देखिए कैसे टूटेगी ये टूटेगी दोस्तों आपकी, ये टूट जाएगी दोस्तों आपकी देव प्लस आलय। तो दोस्तों यहाँ पर बनेगा देव प्लस आलय, औ की मात्रा यहाँ पे आ रही है और औ की मात्रा तो बड़ा बन जाता है, तो दीर्घ संधि में आते हैं। गुण में ए की मात्रा और ओ की मात्रा आती है। शॉर्ट संधि में दोस्तों आई यू आते हैं, पांचों भेद हो जाते हैं। व्यंजन संधि में हलन से पहचान हो जाती है। छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है नमक कहानी की लेखिका कौन है? देखिए नमक कहानी के राइटर पूछे हैं। हाई स्कूल इंटर की किताब से दोस्तों ये सवाल रखा गया था एनसीईआरटी द्वारा यूकेएसएससी के एग्जाम में। तो बताना है महादेवी वर्मा की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, मृदुला गर्ग की, रजिया सज्जाद जाहिर की। जल्दी से आंसर सही ड्रॉप करेंगे। नमक कहानी की लेखिका कौन है? तो दोस्तों कौन हो जाएंगी? 7 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। तो इसका आंसर दोस्तों रजिया सज्जाद जाहिर। इस क्वेश्चन को आप सभी बच्चे याद रखेंगे। 8वां क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। 8वां क्वेश्चन कहता है भावुक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? देखिए भावुक शब्द का संधि विच्छेद बताना है आप सभी को। भाव प्लस उक, भाव प्लस बड़ा उक, भौ प्लस उक या भम प्लस उक। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि इसमें संधि कौन सी बन रही है, उसके अनुसार भी इसका आंसर लगा सकते हैं। तो जल्दी से तोड़ लेंगे दोस्तों। क्या बन जाएगा 8 का आंसर? 8 का आंसर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा भौ प्लस उक। कौन सी संधि बन जाएगी दोस्तों इसमें आपकी? इसमें बन जाएगी दोस्तों आपकी अयादी संधि। उसके चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन कहता है राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं समाज में किस समस्या को दर्शाती है? और ये क्वेश्चन भी यूकेएसएससी द्वारा पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बताना है कि राजेश जोशी द्वारा रचित कविता, देखिए क्वेश्चन 2 बन रहे हैं यहाँ से। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि बच्चे काम पर जा रहे हैं किसकी रचना है? तो आंसर बन गया था दोस्तों राजेश जोशी, ये भी याद रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि समाज में किस समस्या को दर्शाती है? तो ऑप्शन है ठंड को, ग्रीष्म को, गर्मी को, बाल श्रम को या बाल अपराध को। तो क्या बन जाएगा दोस्तों 9वें का आंसर? हमारे 9वें क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा हमारा आंसर नंबर सी, बाल श्रम को। ठीक है, याद रखेंगे सभी बच्चे, बाल श्रम को दर्शाया गया है इनकी कहानी में। बच्चे काम पर जा रहे हैं राजेश जोशी जी की। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन कहता है सूत्रधार शब्द का अर्थ है। देखिए सूत्रधार शब्द का अर्थ बताना है आपको। कपड़ा बुनने वाला, सूत्रों की व्याख्या करने वाला, जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो या धारा को मोड़ने वाला। तो दोस्तों क्या बन जाएगा आंसर? सूत्रधार शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बनेगा दोस्तों 10 का आंसर आंसर नंबर सी, जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो। तो हमेशा याद रखेंगे कपड़ा बुनने वाला भी नहीं होगा, सूत्रों की व्याख्या करने वाला भी नहीं होगा। आंसर होगा आपका जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो, वो कहलाता है सूत्रधार। 1 वर्ड है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में और पूछा गया है। और आज के जितने सवाल है सब पूछे गए रखे गए हैं। 11वां सवाल चलते हैं। 11वां सवाल कहता है इस जल प्रलय में के लेखक हैं। देखिए यूकेएसएससी द्वारा पूछा गया हाई स्कूल इंटर की किताब से क्वेश्चन। इस जल प्रलय में के लेखक कौन है दोस्तों? विद्यासागर नौटियाल, फणीश्वर नाथ रेणु, महादेवी वर्मा या सुमित्रानंदन पंत। तो जल्दी से राइट आंसर आपको ड्रॉप करना है, बताना है। तो 11 का आंसर क्या बनेगा? 11 का आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, राइट आंसर बनेगा फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, इस जल प्रलय में, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन कहता है करी शब्द का अर्थ है। देखिए करी का अर्थ बताना है आपको कि करी शब्द का क्या अर्थ है। हिरण का है, स्वान है, हाथी है या खरगोश है। दोस्तों प्रायवाची एक हिसाब से ये पूछा गया है। तो 12 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 12 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी। करी जो दोस्तों होता है वो हो जाएगा दोस्तों आपका हाथी का। ठीक है, याद रखना करी का ही पर्यायवाची होता है हाथी। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही तो वीडियो कमेंट जरूर करा करें। उसका 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन कहता है खंड काव्य सुदामा चरित के रचनाकार हैं। देखिए सुदामा चरित के रचनाकार पूछे गए हैं दोस्तों, बताने हैं। निराला है, मैथिली शरण गुप्त हैं, दिनकर हैं या नरोत्तम दास हैं। तो बताने हैं जल्दी से। सुदामा चरित दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई थी? और इंपोर्टेंट है दोस्तों, यूकेएसएससी द्वारा पूछा गया सवाल। सुदामा चरित के कौन रचनाकार हैं? 13 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर डी, नरोत्तम दास। ठीक है, तो सुदामा चरित के लेखक हैं नरोत्तम दास, याद रखेंगे। 13 का आंसर डी। 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारा कहता है इनमें से वायु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए वायु शब्द का पर्यायवाची नहीं बताना है आपको। हवा हो जाएगा, अनिल, सलील, समीर। तो जल्दी से बताएंगे दोस्तों, इनमें से वायु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो क्या बनेगा आंसर? 14 का आंसर बन जाएगा आपका
आंसर नंबर बी अनिल। देखिए अनिल नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे। देखिए अनिल जो है नहीं है, और हवा भी है, सलील भी है और समीर भी हवा का पर्यायवाची शब्द है। 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा कहता है इनमें से पीयूष शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए पीयूष का शब्द का पर्यायवाची नहीं पूछा है। थोड़ा क्वेश्चन को आप सभी लोग यहां पर भी ध्यान दिया करें कि पूछा क्या जाता है। तो नहीं बताना है दोस्तों, प्रत्यूष, अमृता, सुधा, अमीय। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों पीयूष का? 15 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए प्रत्यूष। देखिए प्रत्यूष जो है दोस्तों वो नहीं होगा इसका आंसर। बाकी देखिए पीयूष का मतलब दोस्तों अमृत से होता है, अमृता भी होता है, सुधा भी और अमीय भी। ठीक है, अमृत भी होता है दोस्तों, याद रखेंगे अमृत भी। उसके बाद चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन कहता है क वर्ग है। देखिए क वर्ग पूछा है दोस्तों। क वर्ग कौन से चार्ट में आता है? अंत्यस्थ में, उसमें, कंठव्य में, मूर्धन्य में या दंतव्य में? तो बेसिक सवाल है दोस्तों, आपने वर्णमाला पढ़ी है तो आप लगा सकते हैं कि क ख ग ये किस श्रेणी में आते हैं दोस्तों। तो 16 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी। और ये कंठव्य व्यंजन होते हैं दोस्तों, जो कि ये आएंगे आपके कंठव्य। क ख, देखिए क आपका ख और ग और ये घ जो भी होते हैं कंठव्य होते हैं। अंत्यस्थ दोस्तों य र ल और व होते हैं। और मूर्धन्य दोस्तों ड ढ ढ वाले हो जाते हैं। और दंतव्य त थ द ध ध न, जो दो की जिसमें बोलते समय दांतों में हम टच करते हैं। त थ द ध न ये दंतव्य हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन कहता है पेट में दाढ़ी होना का अभिप्राय है। देखिए मुहावरा रखा गया है और पूछा गया है कि पेट में दाढ़ी होना। तो दोस्तों छोटी उम्र में बुद्धिमान होना, विख्यात होना, धोखे में पड़ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या बनेगा इसका आंसर दोस्तों? पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या हो जाएगा? 17 का अर्थ होता है दोस्तों आंसर नंबर ए। पेट में दाढ़ी होने का मतलब होता है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। जैसे कि आप सभी लोग हैं और जल्दी से नौकरी लगा लीजिएगा, तभी आपके ऊपर ये मुहावरा ठीक बैठेगा कि छोटी उम्र में बुद्धिमान थे, इसका मतलब पेट में दाढ़ी होना। तो जल्दी से आप लोग तैयारी करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा, डेली पढ़ते रहिएगा। जो भी आगे की भर्ती है नौकरी ले लेनी है 2022 में। ठान लो कि 2022 में नौकरी ले लेनी है किसी भी कीमत पर। ज़्यादा महीने नहीं निकले, फरवरी चल रहा है, मई जून जुलाई भी आप कवर करोगे। जुलाई में अगर पेपर हो भी जाते हैं, अप्रैल से स्टार्ट होने के बाद अगस्त तक आपका हो जाएगा कुछ ना कुछ रिजल्ट वगैरह आके। बहुत सारी अभी दिसंबर में बहुत टाइम है, लगभग पूरे अभी 10 महीने हैं। तो 10 महीनों में आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो आप लोग तैयारी करिएगा, लेकिन तैयारी करने के पास लिए आपके पास सिर्फ मात्र 2 या 3 महीने हैं। और इन 2-3 महीनों में जो बच्चा पढ़ेगा वही सिलेक्शन लेगा। देख लेना, आप रिजल्ट बताएगा। 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन कहता है वाक्य में किसी शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताने वाले चिन्ह कहलाते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाक्य में किसी शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह कहलाते हैं, संधि कहलाती है, समास कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। किसी शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जो बताते हैं क्या कहलाते हैं? तो 18 का आंसर क्या बनेगा? 18 का आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। तो दोस्तों कारक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, कारक चिन्ह कहलाते हैं जो कि संबंध बताते हैं। ठीक है, कारक चिन्ह कहलाते हैं। 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन कहता है बाद, पहले, आगे, पीछे, पश्चात आदि शब्द संबंध बोधक अवयव के कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं? देखिए ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा गया है यूकेएसएससी द्वारा परीक्षाओं में कि बाद, पहले, आगे, पीछे, पश्चात आदि शब्द संबंध बोधक हैं और अवयव के कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं? सहचर सूचक, काल सूचक, दिशा सूचक या हेतु सूचक? तो बताना है दोस्तों 19 का आंसर। 19 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी काल सूचक। देखिए ये सब काल सूचक होते हैं दोस्तों कि बाद में, पहले, आगे, पीछे, इनसे जो है हमें काल का ही पता चल रहा है। ठीक है, दिशा का पता नहीं चल रहा है, हेतु का भी नहीं, सहचर का भी। तो इस तरीके से याद रखेंगे 19 का बी। 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन कहता है ट और र मिलकर बनते हैं। तो बेसिक है दोस्तों, ट और र मिलकर क्या बनते हैं? ट्र बनेंगे, टर बनेंगे। यहाँ पे दोस्तों हलंत था, वो हलंत था, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हलंत था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ट्रॉ हो जाएगा या कोई नहीं। तो क्या बनता है दोस्तों? ट और रो जब मिलते हैं तो 20 का आंसर सिंपल सा है, आप सभी जानते हैं। 20 का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर ए ट्रॉ बन जाता है दोस्तों, ट्रेन वाला। 21वें सवाल की ओर चलते हैं। 21वां सवाल कहता है हमारा दोस्तों उत्तराखंड का आ गया और अदर जी के दोस्तों मिक्स चलेगा आज बीच बीच में। काफ़ी बच्चे भाग जाते हैं उत्तराखंड पढ़ने के बाद, तो आज जो उत्तराखंड और अदर जी के जो है मिक्स कंटेंट है। ठीक है, कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध किस जगह पर हुआ था? जल्दी से आंसर ड्रॉप कर देना है। यूकेएसएससी द्वारा सारे सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, इसलिए रखे गए हैं आज के सवाल। कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध किस स्थान पर हुआ था? अयोध्या, दिल्ली, कुरुक्षेत्र या हल्दीघाटी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र। राइट आंसर, कुरुक्षेत्र पर लड़ा गया था कौरवों और पांडवों के बीच।
22वां क्वेश्चन कहता है समुद्र के अंदर भूकंप से उत्पन्न लहरों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों बताना है आपको, समुद्र के अंदर आए भूकंप से उत्पन्न लहरों को क्या कहते हैं। तूफान कहते हैं, सुनामी कहते हैं, बाढ़ कहते हैं या चक्रवात कहते हैं। तो क्या बनेगा दोस्तों, समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है 22 का आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, उसे कहते हैं दोस्तों सुनामी। ठीक है, समुद्र के अंदर जो भूकंप आते हैं वो कहलाई जाती है दोस्तों सुनामी। और सुनामी जापानी शब्द है, याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी यूकेएसएससी द्वारा पूछा गया है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो सुनामी दोस्तों आपका जापानी भाषा का शब्द है, इसको भी आप हमेशा याद रखेंगे। 23वां सवाल हमारा कहता है उत्तराखंड निर्माण हेतु कौशिक समिति का गठन किया गया। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग 10 से 15 बार पूछा गया है। तो बताना है 1992 में, 1993 में, 1994 में या 1995 में। तो क्या बन जाएगा दोस्तों आंसर, उत्तराखंड निर्माण हेतु कौशिक समिति बनाई गई थी। 23 का आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा 1994 में। तो इसको याद रखेंगे, कौशिक समिति का जो बनाई गई थी दोस्तों वो कब बनाई गई आपकी 1994 में। 24वां सवाल है हमारा, कहता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो बताना है प्लासी का युद्ध दोस्तों कब हुआ, 1737 में, 1757 में, 1767 में या 1777 में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, प्लासी का युद्ध। 24 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी, 1757 में। याद रखेंगे प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 25वां सवाल बनेगा, विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है। देख बताना है आपको, जूट उत्पादन की बात चल रही है। ऑप्शन ए है नदी, नील नदी का डेल्टा, दक्षिणी पूर्व एशिया, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा मैदान या पोन नदी का डेल्टा। दोस्तों सारे सवाल आज यूकेएसएससी के रखे गए हैं, तो ध्यानपूर्वक सभी बच्चे जुड़े रहें। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन क्षेत्र बताना है। तो दोस्तों क्या बनेगा आंसर, 25 का आंसर है आंसर नंबर सी। तो इसको याद रखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। जूट उत्पादन क्षेत्र पूछा गया है दोस्तों, वैसे राज्य भी पूछ लेते हैं बांग्लादेश या देश। तो उसके बाद बनेगा 26वां क्वेश्चन, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया। क्वेश्चन है मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया। तो बताना है भैया आपको आंसर, 1991 में, 89 में, 1979 में, 1975 में। यूकेएसएससी स्टेनो की परीक्षा में पूछा गया था, व्यक्तिक सहायक। तो 26 का आंसर क्या बनेगा, 26 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी, 1979, 79। ये याद रखेंगे कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया, 1979। 27वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो कौन सी नदी दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, बताना है, महानदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी या ताप्ती नदी। तो जल्दी से आंसर ड्रॉप करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी, ताप्ती नदी। इसको याद रखेंगे, ताप्ती नदी दोस्तों। उसके बाद है आपका 28वां सवाल, भारत के किस राज्य में रेट हॉल खनन प्रचलन में है। कि रेट हॉल खनन प्रचलन में है दोस्तों, मेघालय में, उत्तराखंड में, पंजाब में या मणिपुर में। देखिए खनन की बात चल रही है, किस राज्य में रेट हॉल खनन प्रचलन में है। तो 28 का आंसर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर ए, मेघालय में। इसको याद रखेंगे, ये उत्तराखंड से मिलता जुलता राज्य है, तो मेघालय में चल रहा है रेट हॉल खनन। 29वां क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर निम्न में से किन शहरों के मध्य स्थित है। देखिए पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर पूछा गया है दोस्तों। तो रामेश्वरम टू मदुरई, रतलाम टू उज्जैन, आगरा से दिल्ली और चेन्नई से मदुरई। तो बताना है कि भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर कहाँ पर है दोस्तों। आपने चेन्नई एक्सप्रेस पिक्चर देखी होगी दोस्तों, तो उसी से इसका आंसर बनेगा। 29 का आंसर बनता है ए, वहाँ पर वो सीन दिखाया गया है दोस्तों। तो रामेश्वरम टू मदुरई का जो इलाका है ग्रीन रेल कॉरिडोर कहलाता है। 30वें सवाल की ओर चलते हैं। 30वां सवाल कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है। देखिए ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है और बेसिक सवाल होता है ये। तो 170 है, 189 है, 179 है या 180 है। तो बताना है उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व। तो 30 का आंसर क्या बन जाएगा, 30 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी, 189। क्या बनेगा आंसर, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 31वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 31वां सवाल कहता है गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी से
प्रसिद्ध है। तो कौन है दोस्तों गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध? टिंचरी माई, सरला बहन, कुंती वर्मा या तीलू रौतेली। बेसिक सवाल था, सभी बच्चों को याद होना चाहिए। 31 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर डी, झांसी की रानी किसे कहा गया है दोस्तों? तीलू रौतेली को। उसके बाद चलते हैं 32वां क्वेश्चन क्या आता है, लोक गायिका कबूतरी देवी किस स्थान से संबंधित हैं? तो बताना है सभी को दोस्तों। तो लोक गायिका दोस्तों कहाँ की हैं? उधम सिंह नगर की हैं, चंपावत की हैं, पिथौरागढ़ की हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो 32 का आंसर क्या बन जाएगा? 32 का आंसर आपका ड्रॉप हो जाएगा, आंसर नंबर सी, पिथौरागढ़ की। और सभी बच्चे इसको आगामी परीक्षाओं के लिए भी याद रखेंगे क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों और बार बार पूछे जाते हैं। 33 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 क्वेश्चन कहता है किस पवार राजा द्वारा टिहरी को अपनी राजधानी बनाया गया? तो दोस्तों बताना है किस पवार राजा ने अपनी टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था? प्रद्युमन शाह, कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह या मानवेंद्र शाह? तो जल्दी से आंसर ड्रॉप करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी को अपनी राजधानी बनाया गया। 34 सवाल की ओर चलते हैं। 34 कहता है किस स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा है? तो बेसिक सवाल है दोस्तों, सभी को याद होना चाहिए। कौशानी को, नैनीताल को, पिथौरागढ़ को या इनमें से कोई नहीं, और परीक्षाओं में पूछा जाता है बार बार। तो 34 का आंसर क्या बन जाएगा? आंसर नंबर बन जाएगा आपका ए, कौशानी को दोस्तों क्या कहा गया है? महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड। 35वें सवाल की ओर चलते हैं। 35वां सवाल कहता है रामगंगा किस पर्वत से निकलती है? देखिए बताना है रामगंगा किस पर्वत से निकलती है। रामगंगा नदी जो है हमारी दोस्तों दूधातोली से, नरनारायण पर्वत से, ओम पर्वत से या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 35 का आंसर? 35 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, रामगंगा नदी जो निकलती है दोस्तों दूधातोली पर्वत से निकलती है। दोस्तों परीक्षावाड़ी की टाइपिंग चल रही है। MCQ हर चैप्टर लगभग परीक्षावाड़ी में 30 के आसपास चैप्टर हैं और सभी की दोस्तों MCQ की टाइपिंग चल रही है। लगभग 15 चैप्टर टाइप हो चुके हैं। जल्द ही दोस्तों आपको पूरी परीक्षावाड़ी एक वीडियो में मिल जाएंगे। MCQ हर चैप्टर के पीछे जो MCQ हैं, काफ़ी बच्चों के पास किताब भी नहीं होती है, पढ़ नहीं पाते, लेकिन वीडियो एक ऐसा ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जहाँ से हम एक ही वीडियो चलाकर पढ़ सकते हैं। जल्दी आएगी दोस्तों, कमेंट करेंगे आप जल्दी जल्दी तो जल्दी आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका दूधातोली, याद रखेंगे दूधातोली। 36वां सवाल है। देखिए 36वां सवाल कहता है अशोक का कालसी अभिलेख किस भाषा में है? देखिए कल भी क्वेश्चन था ये, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अशोक का कालसी अभिलेख आंसर बनेगा 36 का आंसर नंबर बी, पाली भाषा में। देखिए अब पाली इन्होंने आंसर दिया है UKSSC ने, लेकिन ये दोस्तों प्राकृत भाषा में भी है, कहीं कहीं इसको ये भी माना गया है। 37 की ओर चलते हैं। देखिए UKSSC ने दोस्तों बी माना है, तो आप बी याद रखेंगे, ठीक है, पाली। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन कहता है काठमांडू लिहासा मानसरोवर सर्वेक्षण 1865-66 का कार्य किसने किया था? DN वाडिया, नैन सिंह रावत, एडमंड हिलेरी, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको काठमांडू लिहासा मानसरोवर सर्वेक्षण। तो 37 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, नैन सिंह रावत के द्वारा किया गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 38वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38वां क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का परंपरागत पैमाना है? तो ये भी बेसिक सवाल है दोस्तों, बताना है गज व फीट, बीघा व बिस्बा, मीटर व सेंटीमीटर, नाली व मिट्टी। लेकिन दोस्तों नए बच्चे जो है जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन भी टफ होते हैं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या इसका? डी हो जाएगा इसका आंसर, नाली व मुट्ठी। उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का परंपरागत पैमाना। 39 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40वां क्वेश्चन कहता है रेपो रेट का तात्पर्य है। देखिए रेपो रेट पूछा है इन्होंने, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों को पैसा देता है, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों से पैसा उधार लेता है, वह दर जो कॉमर्शियल बैंक जानता की समयावधि जमा योजना पर देता है, वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक गृह लोन देता है। इस क्वेश्चन को हमेशा याद कर लो, हमेशा याद रखना। 40 का जो आंसर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर ए बनता है, ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखना जिंदगी भर। देखिए इसका आंसर बनता है वह दर जिस पर रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों को पैसा देता है, ठीक है। याद रखना कि RBI है, RBI क्या करता है? कॉमर्शियल बैंक जो छोटे बैंक होते हैं दोस्तों उनको पैसा देता है। बस इतना याद रखना कि सिर्फ छोटे बैंकों को RBI पैसा देता है, बाकी कोई चीज़ याद नहीं रखनी है कि वो उधार लेता है या उधार देता है, ऐसा कोई सीन नहीं होता है। इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से याद रखेंगे। 40 का आंसर हो जाएगा ए। 41वां क्वेश्चन हमारा कहता है 104वें भारतीय विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों इसका आंसर नंबर बी है। ये 2018 में पूछा गया था,
क्लर्क के पेपर में। तो इसका हो गया दोस्तों, इस बार भी पूछा गया है सवाल, इस बार शायद 107वां पता नहीं 108वां पूछा गया है दोस्तों। तो आपको याद रखना है वो वाला भी। और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा याद रखने यूपीएससी की परीक्षा में पूछे जाते हैं कि विज्ञान सम्मेलन, ठीक है, तो उस समय जो हुआ दोस्तों तिरुपति में हुआ। उसके बाद 42वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन कहता है मनुष्य में संकुंचन, प्रकुंचन, अनुशीथिलन, रक्तदाब निम्न में से है। कहने का मतलब दोस्तों मनुष्य का जो है रक्तदाब बताना है कि कितना होता है, ठीक है। तो 120 से 90, 140 से 80, 120 से 80 या 122 से 80, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो क्या बन जाएगा आंसर नंबर सी, 120 से आपका 80 जो है बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है, ये होता है बिल्कुल फिट। 43 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 क्वेश्चन कहता है वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। वाटरलू का युद्ध बताना है। देखिए कब हुआ, 1815 में, 1817 में, 1818 में, 1819 में। तो वाटरलू का युद्ध दोस्तों कब हुआ बताना है। आंसर हो जाएगा 43 का आंसर नंबर सी, 1800। दोस्तों इसका आंसर होगा 1815 में। वाटरलू का युद्ध जो दोस्तों हुआ था आपका 1815 में हुआ था। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 1815 में। याद रखेंगे वाटरलू का युद्ध 1815 में। 44 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 44 क्वेश्चन कहता है हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत दोस्तों आपको बतानी है कि 28 अगस्त 2014 को या आपके 28 अगस्त 2015 को, 30 अगस्त 2015 या 30 अगस्त 2015 को। देखिए कितना मैचिंग से रखा गया है और यूपीएससी जो है सवालों को अब इस तरीके से ही रखता है। तो 44 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा आपका, 44 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए बन जाएगा दोस्तों इसका 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना। 45वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान बताना है। देखिए ऑप्शन है देहरादून, कलकत्ता, नागपुर या शिमला। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान। तो 45 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी। दोस्तों ये आपके नागपुर में स्थित है, याद रखेंगे इसको, नागपुर। 46वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46वां क्वेश्चन कहता है ब्रिक्स द्वारा निर्मित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। देखिए बताना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो ब्रसीलिया में या मुंबई में या शंघाई में या जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में। तो ब्रिक्स द्वारा निर्मित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों। तो 46 का आंसर क्या बनेगा, 46 का आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, शंघाई चीन में। इसको याद रखेंगे, यूकेएसएससी द्वारा पूछा गया सवाल है। 47 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 क्वेश्चन कहता है पिट्यूटरी ग्रंथि के अत्यधिक स्राव से बच्चों पर क्या प्रभाव होता है। तो बताना है पिट्यूटरी ग्रंथि से बच्चों पर क्या प्रभाव होता है अधिक स्राव से। ऑप्शन है लंबाई में वृद्धि, शारीरिक वृद्धि कम हो जाती है, हड्डियों का कमजोर होना हो जाता है शुरू, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 47 का आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। दोस्तों इसका होता है मतलब लंबाई में वृद्धि। अगर अत्यधिक स्राव हो जाता है तो बच्चों की लंबाई बढ़ जाती है। 47 का ए। 48 पे चलते हैं। 48 सवाल कहता है भूमध्य सागर तथा लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। तो बताना है स्वेज नहर, पनामा नहर, इंग्लिश चैनल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बनेगा 48 का, 48 का बन जाएगा आंसर नंबर ए, स्वेज नहर। और यूकेएसएससी द्वारा ये क्वेश्चन दोस्तों यूकेएसएससी द्वारा काफ़ी बार पूछा जाता है। याद रखना स्वेज नहर जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 49 डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है। तो डूरेंट कप बताना है दोस्तों आपका, ये हो जाएगा फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से या बैडमिंटन से। तो जल्दी से आंसर ड्रॉप करेंगे, डूरेंट कप किस खेल से संबंधित दोस्तों। तो 49 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए, फुटबॉल से। किससे हो जाएगा, फुटबॉल से। 50 की ओर चलते हैं। 50 क्वेश्चन कहता है ओजोन परत रोकती है। तो बताना है ओजोन परत क्या रोकती है दोस्तों। दृश्य प्रकाश, परावैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, एक्सरे, गामा किरणें। बताना है कि ओजोन परत क्या रोकती है दोस्तों। ओजोन परत क्या रोकती है। 50 का आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। दोस्तों आंसर नंबर बनेगा इसका बी। आंसर बनेगा दोस्तों इसका परावैंगनी किरणें। ये ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं, टाइपिंग में हो जाता है, ठीक है। याद रखेंगे ओजोन परत जो रोकती है दोस्तों ऑप्शन सी ही बनेगा, लेकिन उसकी जगह बी पे पहुंच गया है वो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा परावैंगनी किरणें। राइट आंसर दोस्तों क्या है, परावैंगनी किरणें। जो सूरज की परावैंगनी किरणें हैं उनको रोकती है ओजोन परत। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 51 दूध से मक्खन निकालने की मशीन
किस सिद्धांत पर काम करती है? तो बताना है दोस्तों, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? ऑप्शन है आपके पास अपकेंद्रीय बल, उपरोक्त दोनों, अभिकेंद्रीय बल या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, बताना है आपको, दो ऑप्शन है आपके पास हैं, ये वाले या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 51 का आंसर क्या बनेगा? 51 का आंसर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर ए, ये होता है दोस्तों अपकेंद्रीय बल। याद रखेंगे, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल। 52वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मणिपुर की इरोम चानू शर्मिला ने 15 साल से अधिक समय तक किया अनशन खत्म किया, उनका विरोध किसके लिए है? ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है दोस्तों वर्तमान में परीक्षाओं में। तो ऑप्शन बताने हैं आपको। ऑप्शन है आपके पास महिला हिंसा के विरोध में, सशस्त्र बल विशेष अधिनियम, बाल श्रम के विरोध में, या SC ST के उत्पीड़न के विरोध में। तो क्या बनेगा आंसर दोस्तों? 52 का आंसर है दोस्तों आंसर नंबर बी, सशस्त्र बल विशेष अधिनियम, मणिपुर की इरोम चानू शर्मिला ने। ठीक है, याद रखेंगे। 53वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड चलेगा। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है? तो बताना है दोस्तों, जापान को, फिनलैंड को, नॉर्वे को या ऑस्ट्रेलिया को। क्या बनेगा दोस्तों? मिडनाइट सन। 53 का आंसर आंसर नंबर सी, वो कहलाता है दोस्तों आपका नॉर्वे। नॉर्वे। उसके बाद है आपका दोस्तों 54वां क्वेश्चन, पृथ्वी की मंदाकिनी गैलेक्सी को कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है पृथ्वी की मंदाकिनी गैलेक्सी को? ऑप्शन है सिगार आकाशगंगा, मिल्की वे गंगा, कॉमेट आकाशगंगा, वर्लपूल आकाशगंगा। तो क्या बन जाएगा दोस्तों 54वें का आंसर? 54वें का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, मिल्की वे गंगा। ठीक है, हमेशा यही आंसर होता है, मिल्क वे गंगा दोस्तों, जो है मिल्क वे गंगा। पृथ्वी की मंदाकिनी जो गैलेक्सी है उसको मिल्की वे आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। 55वां क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? दोस्तों बताना है वर्तमान में गवर्नर कौन है RBI के? IG पटेल, हार्दिक पटेल, उर्जित पटेल या शक्तिकांत दास। तो दोस्तों करंट का भी है और आपको याद भी रखना है। क्या बन जाएगा आंसर दोस्तों? आंसर बन जाएगा इसका आपका वर्तमान में भी है शक्तिकांत दास। 56वां क्वेश्चन है हमारा। 56वां क्वेश्चन कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में समाहित हैं? तो बताने हैं नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है दोस्तों आपके? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 में? तो 56 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 56 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी, नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में समाहित हैं। 57वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57वां क्वेश्चन कहता है, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बताना है खानवा का युद्ध दोस्तों 1526, 1527, 1528, 1529। तो खानवा का युद्ध दोस्तों कब हुआ? खानवा का युद्ध हुआ दोस्तों आपका 57 का आंसर नंबर बी, 1527 में। 58वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 58वां क्वेश्चन कहता है, किसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसे कहा जाता है? कलिंग पुरस्कार को, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 58 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? 58 का आंसर है आंसर नंबर सी, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को। याद रखेंगे, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। 59वां क्वेश्चन कहता है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी बतानी है दोस्तों। तो खोपड़ी, स्टेपिस, फीमर या ह्यूमरस। तो बताना है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है दोस्तों? तो क्या बनेगा आंसर? आंसर बनेगा 59 का आंसर नंबर सी, फीमर। फीमर होती है दोस्तों जो कि जांघ की हड्डी कहलाती है। 60वां क्वेश्चन देखते हैं। 60वां क्वेश्चन कहता है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों सूर्य लाल दिखाई देता है किसके कारण? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण या विवर्तन के कारण। तो बताना है दोस्तों 60 का आंसर क्या बन जाएगा? 60 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी, जो कि हो जाएगा आपका प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। 61वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61वां क्वेश्चन कहता है, वृक्क मनुष्य में किस तंत्र का भाग है? तो वृक्क बताने हैं दोस्तों। देखिए बेसिक सवाल है, श्वसन के, परिवहन के, पोषण के या उत्सर्जन के। वृक्क बताने हैं तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 61 का आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, उत्सर्जन के। तो आंसर बन जाएगा आपका उत्सर्जन के। 62वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 62वां क्वेश्चन कहता है, जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? जारवा जनजाति बतानी है दोस्तों। मेघालय में, अंडमान निकोबार में, उत्तराखंड में या उड़ीसा में। तो जल्दी से आंसर ड्रॉप करेंगे, जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो 62 का आंसर क्या बनेगा? 62 का आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में।
63वां सवाल है कि निम्न ऊर्जा स्रोत में कौन सा प्रदूषण रहित है। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऊर्जा स्रोतों में कौन सा प्रदूषण रहित है, मतलब कि प्रदूषण नहीं होता है। कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तो 63 का आंसर क्या बनेगा? 63 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी। सौर ऊर्जा दोस्तों क्या है? परमाणु रहित है। इससे जो है प्रदूषण रहित है, प्रदूषण नहीं फैलता है दोस्तों, क्योंकि धूप से दोस्तों यह है जो ऊर्जा उत्पन्न करती है। 64वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का निषेध है। तो बताना है दोस्तों। देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का निषेध है? 352, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 117 या 331। बेसिक सवाल है दोस्तों, बताना है क्या बनेगा आंसर। 64 का आंसर बनेगा आंसर नंबर सी दोस्तों। आंसर नंबर सी बनेगा दोस्तों, अनुच्छेद 17 बनेगा दोस्तों। ठीक है, ये ABC फिर आगे पीछे हो गया, तो ये याद रखना है आपको, अनुच्छेद 17 होता है अस्पृश्यता का निषेध। 65वें सवाल की ओर चलते हैं। 65वां क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा मौसम का तत्व नहीं है। देखिए मौसम का तत्व नहीं बताना है, तापमान, वर्षा, भूकंप या वायुदाब। ठीक है, तो 65 का आंसर क्या बन जाएगा? 65 का आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। भूकंप जो है मौसम का तत्व नहीं है दोस्तों, बाकी सभी जो है मौसमी घटनाएं हैं, मतलब पता चल जाती हैं, तापमान भी, वर्षा भी और वायुदाब भी, लेकिन भूकंप जो है दोस्तों चक्रवाती घटना है। 66 का देखेंगे। 66 पर कहता है भारत के किस खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो बताना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानचंद को, मिल्खा सिंह को, साइना नेहवाल को या सचिन तेंदुलकर को। तो किसको दिया गया है भारत रत्न? 66 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर डी, सचिन तेंदुलकर को। याद रखेंगे सचिन तेंदुलकर को क्या मिला था दोस्तों? भारत रत्न। 67वां क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो बताना है मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्या बन जाएगा दोस्तों आंसर? जल्दी से बताएंगे कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। तो यह है आपका आंसर नंबर सी, संपत्ति का अधिकार, जो कि दोस्तों हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसको हटा के 301 में पहुंचा दिया गया है संपत्ति का अधिकार। 68वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68वां क्वेश्चन कहता है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो बताना है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, 5 जून को, 8 जून को, 6 सितंबर को। जल्दी से आंसर ड्रॉप करेंगे। विश्व ओजोन दिवस 68 का बनेगा आपका आंसर नंबर डी। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके 16 सितंबर को। 69 क्वेश्चन देखेंगे। श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम क्या था। तो बताना है आपको श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम। दोस्तों क्या हो जाएगा श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम? ऑप्शन है आपके पास कमल नयन, परशुराम, श्रीदत्त बडोनी या हरिराम। तो क्या बनेगा आंसर? 69 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी। याद रखेंगे हमेशा श्रीदत्त बडोनी इनके बचपन का नाम था। बडोनी जी के नाम से याद रखेंगे, संतोष बडोनी जी के, जो सचिव हैं हमारे UPSSC के। तो श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम क्या है? श्रीदत्त बडोनी। 70वां क्वेश्चन कहता है, 70वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम में प्राकृतिक सीमा बनाती है। देखिए बताना है पश्चिम में प्राकृतिक सीमा बनाती है, अलकनंदा है, भागीरथी या काली या टोंस। दोस्तों बेसिक सवाल है, क्या हो जाएगा आंसर? 70 का आंसर नंबर डी, यमुना और टोंस दोस्तों क्या है हमारे पश्चिम में जो है सीमाएं बनाती हैं। 71वें सवाल की ओर चलते हैं। 71वां सवाल कहता है हमारा पूर्व में कालो का डांडा नाम से प्रसिद्ध स्थान है। कालो का डांडा दोस्तों जिला सीरीज में पढ़ा था दोस्तों, तो बताएंगे जल्दी से। श्रीनगर, टुगड्डा, कोटद्वार या लैंसडौन। क्या बनेगा आंसर कालो का डांडा? आंसर नंबर डी, जो कि पौड़ी गढ़वाल में है दोस्तों, जो कि पौड़ी गढ़वाल में है दोस्तों और लैंसडौन में स्थित है कालो का डांडा। 72वां सवाल देखते हैं। 72वां सवाल कहता है खुड़बुड़ा का युद्ध में गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध में कौन पवार शासक मारे गए थे। तो दोस्तों बेसिक सवाल है, बताना है सुदर्शन शाह मारे गए, प्रद्युमन शाह, फतेह शाह या प्रताप शाह। खुड़बुड़ा का युद्ध दोस्तों, तो 72 का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर बी, प्रद्युमन शाह। ठीक है, याद रखेंगे प्रद्युमन शाह। और ये युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1804 में देहरादून। ये भी याद रखेंगे। 73 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73 क्वेश्चन कहता है उन जुड़वा बहनों का नाम बताइए जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। तो कौन थी दोस्तों? बेसिक है, सभी को याद होगा। यासी इंगसी, तासी नुंगसी, तासी मुंसी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों क्या बनेगा आंसर? जुड़वा बहनें जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, तो 173 का आंसर नंबर सी है, तासी और नुंगसी। याद रखना वर्तमान में भी इन्होंने कोई पर्वत चोटी फतेह की है, तासी और नुंगसी।
74 देखते हैं। 74 कहता है गोविंद पशु विहार कहाँ स्थित है। तो गोविंद पशु विहार बताना है आपको कहाँ स्थित है दोस्तों, चमोली में, उत्तरकाशी में, टिहरी में या उधम सिंह नगर में। तो 74 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी, और इसका राइट आंसर बनेगा आपका गोविंद पशु विहार जो है उत्तरकाशी में है, जिसकी स्थापना दोस्तों 1980 में हुई है। उसके बाद चलते हैं 75 का क्वेश्चन कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस परियोजना का शिलान्यास किया था। देखिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है यमुना वैली जल विद्युत परियोजना, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना, कालागढ़ बांध या इनमें से कोई नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने किस योजना का शिलान्यास किया था दोस्तों। तो 75 का आंसर है आपका आंसर नंबर ए, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, यमुना वैली जल विद्युत परियोजना। 76 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजातीय समूह है। तो बताना है सबसे छोटा जनजातीय समूह दोस्तों जौनसारी, थारू, भोटिया या राजी। तो बेसिक कुछ सवाल है, सभी को याद होगा। तो क्या हो जाएगा 76 का आंसर नंबर डी, राजी दोस्तों राजी जो है दोस्तों सबसे छोटा हो जाएगा राजी, और सबसे बड़ा कौन सा है आपका, ये जौनसारी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं 77 पे कि चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तराखंड के किस स्थान का भ्रमण किया था। तो बताना है दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद जो थे किस स्थान का भ्रमण किया, टुगड्डा का, जहरी खाल का, गैरसैंण का या देवप्रयाग का। तो 77 का आंसर क्या बन जाएगा, 77 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए, टुगड्डा। यहाँ पर दोस्तों पिस्टल चलानी सिखाई थी शायद, ठीक है, इसको याद रखना है, टुगड्डा पौड़ी गढ़वाल, बंदूक की ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बाद है आपका 78 क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्मार्ट सिटी हेतु चयनित नहीं हुआ। तो बताना है कौन नहीं चयनित हुआ दोस्तों, जयपुर, जबलपुर, उदयपुर या श्रीनगर गढ़वाल। तो 78 का क्वेश्चन क्या बनेगा, करंट अफेयर का सवाल है दोस्तों। 78 का आंसर है श्रीनगर गढ़वाल, ये दोस्तों जो कि स्मार्ट सिटी में नहीं चुना गया, देहरादून को चुना गया, हल्द्वानी। 79 की तरफ चलते हैं। 79 कहता है उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गाँव हैं। तो बेसिक सवाल है, याद होगा, हरिद्वार में है, उधम सिंह नगर में, देहरादून में या पौड़ी में। तो सर्वाधिक जिले, किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं दोस्तों। तो 79 का आंसर है आंसर नंबर डी, ये हो जाएगा आपका पौड़ी में, ये भी याद रखना है। 80 सवाल है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन काली कुमाऊं का शेर के नाम से प्रसिद्ध है। तो बेसिक है, काली कुमाऊं का शेर कौन है, भवानी सिंह रावत, हर्षदेव जोशी, प्रयाग पंत, बजरत पांडे। तो कौन बनेगा दोस्तों काली कुमाऊं का शेर, 80 का आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, हर्षदेव ओली। याद रखेंगे, हर्षदेव ओली क्या है, काली कुमाऊं का शेर। उसके बाद है दोस्तों आपका 80 सवाल दोस्तों कंप्लीट हुआ। 80 सवाल थे, जिसमें कि दोस्तों उत्तराखंड जीके के दोस्तों थोड़े कम थे, लेकिन अदर जीके अच्छे थे। ये पेपर में आए हुए सारे सवाल थे, हिंदी उत्तराखंड जीके की जो थी पेपर में आई हुई थी। ऐसी अगर डेली टेस्ट सी चाहिए तो दोस्तों कम से कम आपकी 50 कमेंट होनी चाहिए, नहीं तो हम सिंगल लाइनर चलाने की कोशिश कर रहे थे। सिंगल लाइनर में क्या होता है, कम समय में ज़्यादा सवाल आपको मिल जाते हैं। बाकी ऑप्शन वाले में दोस्तों थोड़ा समय लगता है, ऑप्शन भी बताने पड़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।